चलो, जैसा ही पता है कि एमपीपीएससी 2026 की वैकेंसी आ गई है और इसका एग्जाम नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2026 में होगा, तो हमने इसको दिमाग में रख के एक सीरीज स्टार्ट करी है। और ये सीरीज जो है, इसमें हमने बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम दे रहे हैं बच्चों को, जिसमें हम लोग पर डे उन्हें एक सेक्शन पोर्शन देंगे सिलेबस का तैयार करने के लिए मॉर्निंग टाइम में, और इवनिंग में उस पर डिस्कशन होगा, उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन प्रिंस बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, ठीक। और इस पूरे सीरीज को, जो डिस्कस सीरीज है, उसका नाम है स्पेशल 26, जिसमें हम लोग पर डे 26 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जुड़े हुए डिफरेंट टॉपिक, एमपी के जो जीके के वो पोर्शन प्लस स्टैटिक पोर्शन है वो, ठीक। तो अभी मैं जो ले रहा हूं पोर्शन, वो केवल एमपी करंट से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में न्यूज़पेपर्स में, वो हम डिस्कस करेंगे और उनके साथ उनका जो एनालिसिस है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक। और ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये अभी हम लोग S2 स्टार्ट कर रहे हैं 21 दिसंबर संडे से, ठीक है। तो इसमें केवल जो हमारे 30 बच्चे हैं क्लास के अंदर, उनको लाइब्रेरी प्रोग्राम भी दिया जाएगा, प्लस क्लास 7 में इस तरह का मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जो है पर डे एनालिसिस क्लासेस सीरीज का वो भी दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो इस सीरीज में हमने पूछा है वो ये कि जैसे ही पता है कि रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ एमपी में, वो ये हुआ है कि एमपी नक्सल फ्री हो गया है। यदि आप तमाम न्यूज़पेपर देखेंगे तो बीते कुछ समय से नक्सल को लेके बहुत एग्रेसिव पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ एमपी चला रही है। और ये इस पॉलिसी में हमने रिसेंटली बालाघाट के अंदर बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर भी किया। उस दौरान जो घटनाएं हुई, इसमें कुछ सैनिक शहीद भी हुए, बट हाल ही में एमपी नक्सल मुक्त हो गया है, ठीक है। और बालाघाट के अंदर पता हो आपको, लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए के इनामी 10 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया था। सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ये न्यूज आई थी। तो इसका आंसर है, इसका कोई ऑप्शन दिया है झाबुआ, बालाघाट, मंडला, बैतूल, तो इसका आंसर हो गया बालाघाट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब ये घटना हुई थी तो एमपी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम अभी जो नक्सल समस्या थी वो 3 राज्यों में मौजूद थी, एक एम मध्य प्रदेश, एक एम महाराष्ट्र और तीसरा था आपका छत्तीसगढ़। तो एमएमसी ये शब्द इस्तेमाल किया था सीएम ने कि अब एमएमसी में से एम जो है मध्य प्रदेश वो पूरी तरह नक्सल फ्री हो गया है, ठीक है। तो ये तैयार करिएगा। इसमें मैंने और भी क्वेश्चन बनाए हैं कि मध्य प्रदेश में नक्सल की घटनाएं कब शुरू हुई, किस वर्ष से शुरुआत मानी जाती है, कितने वर्ष के बाद एमपी नक्सल फ्री हुआ है ना। तो इससे कुछ क्वेश्चन जुड़ के बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो जुड़ा हुआ है इससे वो ये कि रिसेंटली हम देखा होगा कि बीते 2 साल के अंदर जब से मोहन यादव सरकार आई है, हमारे रिवर लिंकिंग को लेकर काफी सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो पहले पेंडिंग चल रहे थे वो डेवलपमेंट पॉजिटिव हुए, उनमें काफी तरक्की हुई, उनमें काफी एग्रीमेंट हुए हैं। इसके पीछे कारण है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी है और हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं वहां भी बीजेपी गवर्नमेंट आई, जैसे राजस्थान, जैसे महाराष्ट्र, जैसे एमपी। तो जो इंटर स्टेट कॉपरेशन था रिवर्स को लेके वो पहले की तुलना में बढ़ गया। और इसके कारण आपने देखा होगा कि एक तो पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना वो फाइनल हो गई, ठीक। इसके अलावा ताप्ती को लेके महाराष्ट्र से हमारा एमओयू साइन हो गया, ठीक। तो इस दौरान काफी सारे न्यूज़पेपर्स में ये कहा गया कि न्यू वाटरमैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इस तरह डेवलपमेंट जो है ये बहुत ऐतिहासिक है, बहुत लंबी समय से परियोजनाएं थी। और इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के वो राज्य जो पहले पानी और सूखे की समस्या से पीड़ित थे, मतलब वर्षा भी कम होती थी, साथ में सूखे की समस्या भी थी, तो वहां पे खेती बाड़ी भी आर्थिक स्थिति समस्याएं थी, उन सबका एक झटके से निजात हो गया। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया बेसिकली ये जो टाइटल है वो राजेंद्र सिंह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजेंद्र सिंह ने काफी सारी नदियों के परियोजनाओं के उत्थान के लिए काम किया, बट यहाँ पे न्यू वाटरमैन ऑफ इंडिया टर्म निकल के आ रहा है। तो ये मध्य प्रदेश से सीएम मोहन यादव को लिए दिया था कि इन्होंने आने के बाद 2 परियोजनाएं, एक महाराष्ट्र के साथ और एक आपका यहाँ था क्या नाम है आपका राजस्थान और यूपी के साथ, उसको ट्रायलैटरल उसको संपन्न करवाया। अभी एक और परियोजना चल रही है चित्रकूट को लेकर, चित्रकूट परियोजना को लेकर, तो वो भी देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वो आगे क्वेश्चन में आएगा, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, मोहन यादव के लिए यूज किया गया।
तीसरा, मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने सरकार लगातार सक्रिय है। जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2025 में कितने करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए? देखिए ये इंपोर्टेंट इसलिए है कि हिस्टोरिकल प्रस्ताव आए और पिछले कुछ समय से आप देखोगे पूरे इंडिया में राज्यों के बीच इन्वेस्टमेंट को लेके हम देखें कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, मतलब आपस में प्रतिस्पर्धा बन रही है और राज्य अधिक से अधिक इन्वेस्टर को अपने आकर्षित कर रहे हैं। जब से मोहन यादव जी आए हैं हमारे यहाँ इन्वेस्टर को लेकर बहुत एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई जा रही है। आप देखोगे रीजनल लेवल पे ग्वालियर, जबलपुर, इस लेवल तक पे समिट हमारे यहाँ हो रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट भोपाल के अंदर आयोजित किया गया था, बहुत मेरे ख्याल से शायद पहली बार भोपाल में हुआ था। ये इंपोर्टेंट है क्योंकि सीएम ने बताया कि पहली बार भोपाल में इन्वेस्ट समिट हुआ और इस समिट में 3 प्रोजेक्ट्स के तहत टोटल राशि 30.77 करोड़ रुपए आई। ये मैंने आज सुबह मॉर्निंग पूछा भी है, आप चाहें तो फरवरी 2025 द हिंदू के न्यूज़पेपर में देखिएगा, वहां पे बाकायदा न्यूज आई थी कि मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने में लगभग 30 नंबर का इंडिया में राज्य हो गया है। ठीक है, और आई थिंक 1 नंबर से तमिलनाडु चल रहा है और ये हाईएस्ट हमारे यहाँ अभी तक का आया है अमाउंट। तो ये इंपोर्टेंट फिगर, इसलिए मैंने पूछा इससे। अगला क्वेश्चन, विगत 2 वर्षों में कितने नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है? हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज को सरकार प्रस्तावित कर रही है, मंजूरी दे रही है। कटनी आदि में कुछ नए कॉलेज का अनुमति दी गई है। तो अभी टोटल जो हो गए हैं वो 12 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। इनके बारे में मैं और डिटेल दूंगा, कितने प्रस्तावित हैं, कितने और होने वाले हैं अभी, लेकिन टोटल 12 जो है विगत 2 वर्षों में हमारे यहाँ बहुत तेजी से मेडिकल कॉलेज संख्या बढ़ जाती है। देखिए बेसिक फैसिलिटीज जो है हेल्थ, उसको हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि ना सिर्फ हेल्थ, यदि आप एमपी का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो वहां देखोगे हेल्थ सेक्टर में हमारे काफी सारे पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट भी हुआ है बीते 2-3 वर्षों में, जैसे आईएमआर, एमएमआर, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब अस्पताल में बच्चों का पैदाइश, ये सब के मामलों में पहले की तुलना में संख्या बढ़ी है ना। अगला है, भारत सरकार ने रातापानी मध्य प्रदेश को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व, अब सब तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है, रातापानी को 57वां अनाउंस किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश कौन सा टाइगर रिजर्व बना और कब बना? तो एमपी का ये जो टाइगर रिजर्व बना है ये रिसेंटली बना है आपका इसमें 8वां, ठीक, 8वां 2 दिसंबर 2004 को डॉक्टर विष्णु के नाम पे इसको रखा गया है। डॉक्टर विष्णु वाकंगर जो थे वो जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया है। और 9वां जो है वो माधव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर रिजर्व अनाउंस किया गया 9वां। तो 8th तो ये है और 9th में अनाउंस हो गया एमपी में वो माधव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वो है उसके अंदर नया टाइगर रिजर्व अनाउंस किया गया। तो ये तैयार कर लीजिएगा रातापानी बारे में। ठीक, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री किस धार्मिक शहर से आते हैं? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लगातार वो एग्रेसिव मध्य प्रदेश में उज्जैन में दिखाई देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये तो इंपोर्टेंट है, ये पता भी है आपको। अगला, विश्व का 500 पुराना धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक उत्सव अलौकिक सिंहस्थ किस वर्ष में कहां आयोजित होगा? देखिए सिंहस्थ बहुत चर्चा में है, अभी बीते 2 वर्षों से आप देख रहे होंगे, जब से मोहन सरकार आई है उज्जैन सिंहस्थ के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे शिप्रा वाटर को लेके हो। ठीक है, अभी रिसेंटली ने स्टेटमेंट दिया था कि जो बीते 2 सिंहस्थ हुए एमपी में, उनमें एक में गंभीर नदी के पानी को इस्तेमाल किया गया, एक में नर्मदा का पानी इस्तेमाल किया गया लोगों के स्नान के लिए। बट उन्होंने कहा कि इस बार मेरा पूरा फोकस है कि मैं शिप्रा के ही पानी को यूज करूंगा। मैंने जानबूझ के 2 दिन फट बता दिया आपको कि लास्ट जो सिंहस्थ हुआ था उसमें में इस्तेमाल किया गया था मेरे ख्याल से गंभीर नदी पानी को, उससे पहले नर्मदा नदी पानी यूज किया गया था। इस बार शिप्रा के ही पानी को यूज करेंगे, उन्होंने कहा हम पानी पूरा फोकस कर रहे हैं। तो ये लगातार चर्चा में 2028 में। अब आपको ये बताना है कि लास्ट जब सिंहस्थ हुआ था वो कब हुआ था उज्जैन में, और उस समय सीएम कौन थे? सीएम तो खैर सबको पता ही है, मामा जी थे, बट हुआ कब था? ठीक है, तो ये देख लीजिए सिंहस्थ को लेके। प्रयागराज में कब हुआ ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। कुंभ अर्ध कुंभ दोनों में क्या अंतर है? ठीक, ये सब पता होना चाहिए डिफरेंस, ये एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी है, 2-3 कहां चर्चा में है। लगातार न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में आता है कि एमपी गवर्नमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले रही है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ा हुआ है, राजकोषीय घाटा मतपेश का बहुत गड़ा हुआ है। कई बार इसको लेकर चर्चा आता है कि FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट का वॉयलेशन एमपी गवर्नमेंट कर रही है और सब्सिडी के थ्रू बांट रही है। बट आपको यह पता होगा कि लाडली बहना योजना एक गेम चेंजर थी। लास्ट जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कहते हैं कि एमपी में बीजेपी के जीतने में लाडली बहना योजना का बड़ा योगदान है। और ना सिर्फ एमपी में, इसी योजना के आधार पर महाराष्ट्र में और बाकी राज्यों में भी स्कीम्स रिपीट की गई। और रिसेंटली इसी तरह की योजना बिहार में भी कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ नीतीश कुमार को वापस सत्ता में लाने में। ठीक, कहते हैं कि जस्ट बिफोर इलेक्शन वहां पे एक बड़ा अमाउंट लोगों को इसी प्रकार की स्कीम के थ्रू दिया गया। ठीक है, तो ये डिबेटेबल है कि लाडली बहना योजना सही है कि नहीं है। ठीक, ये फ्री बीस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हम लोग लोगों को मुफ्त में पैसा बांट रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कांग्रेस की आलोचना भी करती है। तो ये योजना पूरी तैयार करी है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी मेंस को क्वेश्चन आ जाए कि लाडली बहना योजना का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, क्रिटिकल एनालिसिस लाडली बहना योजना। ठीक, तो आपको उसमें क्रिटिकल एनालिसिस जो है, जो बोलते हैं उसका क्रिटिसाइज वो लिखना है, बट एंड में इसको पॉजिटिव कंक्लूड करना है क्योंकि ये योजना पूरी तरह से गलत नहीं है। इससे काफी हद तक देखा हमने कि ग्रामीण इलाकों में वुमेन इंपावरमेंट, ठीक है, वुमेन फाइनेंशियल इंपावरमेंट, इन सबको इससे सपोर्ट मिला है कई जगह। हम आते हैं तो ये जो योजना थी, इस योजना में ठीक इसमें शुरुआत में ये ख्याल से शुरुआत हुई थी, बाद में 1250 और फिर अभी ये 1500 रुपए तक आ गई है। अभी रिसेंटली जब 2 साल पूरे हुए एमपी में, तो सीएम ने यह कहा कि हम इसको 3000 रुपए तक लेके जाएंगे। तो यदि कोई पूछता है कि लाडली बहना योजना का हमारा टारगेट अभी अमाउंट कितना हमने अनाउंस कर रखा है, तो लगभग 3 के अनाउंस कर रखा है। ठीक है, 1250 था, बाद में 1500 हुआ। और अब आपको यह बताना है कि ये हर माह प्रति माह दिया जाता है, एवरी मंथ। तो एवरी मंथ की कौन सी डेट इसके लिए ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है? ठीक, 9th ऑफ द मंथ, 9वां दिन मंथ का 9th डे ऑफ द मंथ क्या है? आपको थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूं, तो आप बताइए कौन सा दिन इसके लिए डिक्लेयर्ड है। क्योंकि कई बार ये अखबार में आता है कि योजना के तहत जो राशि है वो लेट आई है। ठीक है, अभी आपका दिवाली के समय सरकार ने अनाउंस करता हम इस तारीख को देंगे, उन्होंने ट्रांसफर भी किया फंड में। तो थोड़ा देखिएगा किस तारीख को आती है। मैंने इसके सारे आयाम, सारे एस्पेक्ट कवर कर दिए, प्री मेंस दोनों के हिसाब से। आगे अगला है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय काल गणना की पुनर्स्थापना स्वरूप किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापना की गई, उसका क्या नाम है? तो ये उज्जैन में की गई विक्रमित वैदिक घड़ी है। ठीक है, विक्रमित वैदिक घड़ी है जो उज्जैन में स्थापना की गई है। ठीक, थोड़ा विक्रमादित्य बारे जानिए, विक्रमादित्य कहां के राजा थे, इनका उज्जैन से क्या संबंध था। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये तैयार करिए, मैंने हिंट दे दी है इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे, मध्य प्रदेश में 203 विधानसभा क्षेत्र में गीता भवन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। राज्य का पहला गीता भवन कहां कब स्थापित किया गया? तो ये 1 दिसंबर 2025 को इंदौर में किया गया है। ठीक है, और अब बाकी इलाकों में भी गीता भवन स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए यहां पे जो क्वेश्चन है वो 2-3 पॉइंट्स आपको देखना है कि जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वहां पे तो गीता भवन बना रहे हैं हम लोग, लेकिन इसके अलावा क्या ब्लॉक लेवल पे भी कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया है? हमने किया है, तो किस तरह के भवन बनाए जाएंगे थोड़ा सा तैयार कर दिया। मैंने आगे क्वेश्चन में रखा है इसलिए बता नहीं रहा हूं मैं, है ना। आगे, डीजे और लाउड स्पीकर नियंत्रण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किस राजनेता ने सख्ती से पालन करवाया? तो यह भी डॉक्टर मोहन यादव है। इन पर जब मोहन यादव आए थे तो इन्हें सीएम बनने के बाद जो पहला अपना आदेश दिया था उसमें यही आदेश था कि डीजे और लाउड स्पीकर्स की आवाज को बंद रखा जाएगा। और दूसरा उनका आदेश था कि खुले में मीट आदि नहीं बेचा जाएगा। ऐसी कुछ उन्होंने शुरुआती घोषणाओं के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। हालांकि इसको लेके कई बार कंट्रोवर्सीज आती है कि लाउड स्पीकर और डीजे का वॉयलेशन हो रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आप पढ़ा होगा कि एमपी हाई कोर्ट इंदौर के जज ने कहा कि मेरे घर के पास ही काफी आवाज आती है। ठीक, रिसेंटली माओ चर्चा में था, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये करंट अफेयर्स में चर्चा में है न्यूज़पेपर में। नगर निकाय के डिजिटाइजेशन से नागरिकों क्या लाभ होगा? ठीक है, योजनाओं की जानकारी सुलभता मिलेगी, नागरिक सेवाओं में बढ़ोतरी होगी, नियमों के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली सीधी बात यह है कि डिजिटाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी से क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी,
तो वो अल्टीमेटली लोगों को ई गवर्नेंस सुविधा मिल पाएगी, इससे तो नागरिक सेवाएं बढ़ेगी, लोगों को अधिक अवेयरनेस होगी, तो उपरोक्त सभी। ठीक, बात समझ आई कि नहीं? तो ई गवर्नेंस, ठीक, आदि इसी के जो है वो आ जाएंगे। अगला, पर्यटन टूरिज्म पे बहुत ज्यादा जोर है और वर्तमान सीएम का बहुत ज्यादा जोर है रिलीजियस टूरिज्म पे। आप देखोगे उन्होंने कई सारे रिलीजियस स्पॉट डेवलप कर रहे हैं एज ए टूरिज्म स्पॉट के रूप में, है ना। और उसी लिए हमने अभी एक परियोजना शुरू करी है जिसमें हम हेलीकॉप्टर के थ्रू जो हमारे रिलीजियस प्लेस हैं वहां की यात्रा करवाएंगे। इसका नाम है हेली पर्यटन उज्जैन ओंकारेश्वर परियोजना। ठीक, तो ये भी आपका जो कुंभ है उसको दिमाग में रखे हुए हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ओंकारेश्वर को भी हम डेवलप कर रहे हैं। ओंकारेश्वर में किसकी मूर्ति लगा रहे हैं? ओंकारेश्वर में किसकी मूर्ति लगा रहे हैं? कोई बड़ी मूर्ति, विशाल मूर्ति लग रही है क्या ओंकारेश्वर में? महेश है, शंकराचार्य की मूर्ति। कौन सा उन्होंने सिद्धांत दिया था? द्वैत अद्वैत। क्या होता है ये? एनी आइडिया? चलिए पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। द्वैत अद्वैत बात क्या है? धार्मिक परंपरा ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण किस परियोजना का उद्देश्य है? ठीक है, राम वन गमन पथ, नर्मदा बैंक, मालवा विकास परियोजना, शिक्षा प्रगति परियोजना। तो इसमें बेसिकली भगवान राम का जो मध्य में स्थानों से संबंध रहा उनके वनवास के दौरान, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक, और उसी का नाम है राम वन गमन पथ। आपको तैयारी करना है कि यह कितने किलोमीटर का है और इसका संबंध मध्य प्रदेश के किन डिस्ट्रिक्ट से है या किस डिस्ट्रिक्ट से। मैंने इस आर दोनों लगा दिया ताकि आपको आइडिया लगे कि राम वन गमन पथ हम जो बना रहे हैं वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है राम वन गमन पथ के अलावा कौन सा मार्ग मध्य प्रदेश में बन रहा है? तो सीता पाथे, जामपंत पाथे, श्री कृष्ण पाथे, लक्ष्मण भरत पथ, श्री कृष्ण पाथे। श्री कृष्ण मंदिर मध्य प्रदेश में आता है। उज्जैन के संदीपनी आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। ठीक, लगातार सीएम ने जब बिहार चुनाव में प्रचार के लिए गए थे वो कहते थे मैं भगवान कृष्ण की भूमि से आता हूं, मैं यदुवंश हूं। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिएगा, इस तरह का हम श्री कृष्ण पाथे बना दें तो वो कहां बना दें, कितने किलोमीटर का, ये आपको थोड़ा पता करना है। ये मैंने आप पे छोड़ दिया क्योंकि आगे क्वेश्चन में है, छोड़ तो नहीं दिया, अगले क्वेश्चन में मिलेगा सीरीज में। ठीक है, विश्व कप विजेता टीम की किस महिला क्रिकेटर को मध्य प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ की राशि देकर सम्मानित किया? ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रांति गौड़। ठीक, क्रांति गौड़ है ना। और इसमें आपको याद है क्रांति गौड़ किस जिले से? मध्य प्रदेश से, छतरपुर से। एनी आइडिया? ठीक, कैसी प्लेयर है? बैट्समैन है, बॉलर है, फील्डर, मतलब क्या है ये? फास्ट बॉलर है, स्पिनर है, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, क्या है? तो तैयार करिए। ये जब आया था तब मैंने पूरा पढ़ाया था उसके बारे में। ठीक है, स्पिनर है कि फास्ट बॉलर है? बॉलर तो है, स्पिनर फास्ट, अभी तो कन्फ्यूज नहीं करेगा। लेफ्ट राइट, कौन सी आर्म से बॉल फेंकती हैं? ठीक, और कुछ इनके बारे में आइडिया? ये वुमेन प्रीमियर लीग में किस क्लब से खेलती हैं? ठीक, तो ये सब जान के इकट्ठे करिए। आगे आपको स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस में मैं और पूछूंगा इससे जुड़ा हुआ, मैंने हिंट दे दी। अगला है श्री राम राजा लोक मध्य प्रदेश के किस शहर मनाया जा रहा है? तो ओछा में है। आज भी यहां पे राम राजा को ओछा में जो है सलामी दी जाती है। ठीक है, तो ओछा को भी अपन एज अ टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर रहे हैं। पीछे आपने देखा राम गमन पथ, मैंने बोला, और फिर मैं आगे इस पर तो कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट हो रहा होगा, कलेक्शन हो रहा होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क किस जिले में है? आपको पता होगा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बर्थडे के दिन एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया था। तो पहला तो यह कि पीएम का बर्थडे किस दिन बनता है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, बहुत चर्चा में थी, मैं हिंट देता हूं, सितंबर के महीने में था। तारीख आप बताइए किस सितंबर को था? ठीक, 13 सितंबर, 18 सितंबर, 20 सितंबर। ठीक, क्योंकि उसी दिन स्थापना हुई है। उसने पूछ ले कि मैं बता दूं कि ये पीएम मित्र जो है पार्क पहला एमपी में इनॉग्रेट हुआ था, ये हुआ था आपके धार में। ठीक है, पीएम मित्र में जो मित्र है बेसिकली मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल एंड एपरल करके एक पूरा हम लोग बना रहे हैं पार्क। ठीक,
टेक्सटाइल एंड अपरेल के लिए बना रहे हैं हम लोग, कपड़ा वस्त्र उद्योग के लिए बना रहे हैं, और ये पूरे भारत में 7 जो स्टेट्स हैं वहां पे है, एक एमपी में हो गया, एक महाराष्ट्र में हो गया, एक आपका एमपी महाराष्ट्र, और साथ में एक हो गया गुजरात के अंदर, ठीक, एक यूपी में हो गया 4, एक हो गया आपका तमिलनाडु, एक हो गया तेलंगाना, ठीक, और एक हो गया कर्नाटक। 7 राज्यों में हम पीएम मित्र बना रहे हैं। तो याद कर लीजिएगा 7 स्टेट्स में 7 पीएम मित्र की स्थापना की जाएगी। गॉट इट? ठीक है ना, याद आएगा। उसमें गुजरात भी एक है, एमपी भी एक है, एमपी में धार को चुना गया। ठीक, टेक्सटाइल क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल हम चाहते हैं हमारा टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है वो तेजी से बढ़े। हमारे एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल का बड़ा योगदान है। पिछले कुछ समय से हमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बड़ा कंपटीशन मिल रहा है बांग्लादेश से, ठीक, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों से। तो उसको हम अपनी एज को बनाने के लिए हम इसमें चाहते हैं कि हम और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें, तो उसके लिए हम 7 टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं। गॉट इट? अगला, दूध उत्पादन में संबंधित पद पर सरकार की बाबा साहब अम्बेडकर योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर पशुपालन योजना। ठीक, पशुपालन योजना। कामधेनु योजना भी है बट उसका संबंध अलग है। ठीक, कामधेनु योजना ये पूछा मैंने अगले टेस्ट क्वेश्चन में, बट बाबा साहब अम्बेडकर पशुपालन योजना हमारे यहां चल रही है बाबा साहब के नाम पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ाने का कितना लक्ष्य रखा गया? क्योंकि उस समय जब यह कार्यक्रम हुआ था दूध उत्पादन का, तो अमित शाह जी ने भाग लिया था। अमित शाह जी ने टारगेट दिया था एमपी गवर्नमेंट को। तो कितना % दूध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? एनी आइडिया किसी को? इन फ्यूचर कितना %? मैं पूछ सकता हूं उसमें 20%, 30%, 40%, 50%, कितना % दूध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? सीएम ने मन से बोला था, अमित शाह ने कहा था कर लोगे आप पूरा? और हाँ कर लेंगे पूरा। ठीक, मन से हुआ था डिक्लेरेशन। तो ये तैयार करिएगा, इंपोर्टेंट है, न्यूज़पेपर में ये आया था। आगे मैंने पूछा है तो इसलिए मैं ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है कहने के रिपीट हो गई होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए किस पर जोर दिया रहा है? कुआं भंडारण, नदी जोड़ो परियोजना, वर्षा जल संरक्षण। बेसिकली आप एमपी गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम देखोगे तो सभी में जोर दिया रहा है। एक हमारी है गंगे योजना, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नदियों के उद्गम स्थल है और ये प्लेस जहां से नदियां निकलती हैं उनके दोनों तरफ 10-10 एकड़ में हम पेड़ लगाएं, ताकि जो हमारा वाटर कंजर्वेशन है वो तेजी से बढ़े। इसी प्रकार से आप देखोगे तालाब खोदे जा रहे हैं। ठीक है, पीछे कुछ समय पहले आपने देखा इसी साल बिफोर मानसून बहुत सारे मनरेगा के तहत तालाब खोदे गए एमपी के अंदर। ठीक है, कुएं बावड़ियां गहरे किए गए। इनफैक्ट कुएं बावड़ियां गहरा करने में जल संरक्षण अभियान चलाया गया इस साल, उसमें खंडवा पूरे इंडिया में नंबर 1 आया है। ठीक, तो बेसिकली हम कुआं भंडारण बढ़ा रहे हैं, हम रिवर लिंकिंग कर रहे हैं। पार्वती काली सिंध जो मैंने बताया परियोजना हमारी चल रही है। ठीक है, चंबल जिसको बोलते हैं पार्वती काली सिंध चंबल, PKC प्रोजेक्ट, कभी एग्जाम में आया था याद रखिएगा, पार्वती काली सिंध संबल। ठीक, इसी प्रकार से वर्षा जल संरक्षण। ठीक, इस पे हम एवरी ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारे नारे लग रहे हैं इंडिया एमपी के अंदर। ठीक, और आप देखो इंदौर में तो बाकायदा वर्षा जल संरक्षण मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर बड़े लेवल कार्यक्रम चला। ठीक, तो ये तीनों ही हमारे यहां चल रहे हैं। आगे अगला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्ट्री की प्रक्रिया सरल करने के उद्देश्य से वर्ष 2024 में संपदा 2.4 सॉफ्टवेयर की स्थापना की गई। इस सॉफ्टवेयर के सफल क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा कौन सा इसको अवार्ड दिया गया? संपदा 2.1 भूमि के रखरखाव, लैंड जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए पूरा ये सॉफ्टवेयर है। आप रजिस्ट्री आदि के लिए जाओगे संपदा 2.0 पे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, इसके लिए दिया गया था नेशनल ई गवर्नेंस गोल्डन अवार्ड। ठीक, गोल्डन अवार्ड हमारे यहां ई गवर्नेंस को लेकर हर साल डिफरेंट सेक्टर में अवार्ड दिए जाते हैं। एजुकेशन के अलग दिया जाता है, यदि आपने एजुकेशन कुछ बड़ा इंटरवेंशन किया है तो यह दिया गया था इसके लिए। नेक्स्ट, नगर सेवा डिजिटल अवार्ड किस क्षेत्र में आता है? नगर सेवा डिजिटल अवार्ड ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। ठीक है, ये भी देखिएगा, ये सारे ई गवर्नेंस जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, जो हम करंट अफेयर्स की बुक निकालेंगे बिफोर एग्जाम, उसमें आपको सारी चीजें एग्जाम मिल जाएंगी, कौन कौन से अवार्ड किसको मिले, किस किस कैटेगरी में मिले हैं। ठीक,
अगला, किस नारे को विकास अभिनय से जोड़ा गया है? आप देखेंगे इस साल 1 नवंबर को जो मतपेश की स्थापना हुई, तो इसके लिए कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में अभ्युदय मध्य प्रदेश, अभ्युदय मध्य प्रदेश मतलब विरासत से विकास, हिस्ट्री से डेवलपमेंट, ये एमपी गवर्नमेंट लगातार नारा दे रही है, विरासत से विकास। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश सिंचित खेती का बड़ा भाग किस फसल के लिए हो रहा है? गेहूं, सोयाबीन, कपास, बाजरा। बाजरे में वैसे भी कम पानी लगता है, ठीक है, मेनली गेहूं के लिए पानी लगता है, ठंडों में गेहूं का पानी लगता है। गेहूं कैसी फसल है? रबी की, खरीफ की है? गेहूं को लगती है ठंडों में, गर्मियों में? अच्छा छोड़ो, ये तो गेहूं की क्रॉप, यदि हम वर्ल्ड मैप देखें तो कौन से लैटिट्यूड जोन के लिए गेहूं की क्रॉप जो है फेवरेबल मानी जाती है? ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब टेम्परेट, ऑप्शन। किस तरह के इलाकों के लिए गेहूं की फसल अनुकूल मानी जाती है? नहीं, टेम्परेट के लिए, ठीक, सही है ना? जैसे आप देखेंगे अमेरिका वगैरह, यहां पे यूएस, मैक्सिको, और यहीं से हमारे यहाँ गेहूं आया है। गेहूं की जो बड़ी अभी आई थी, जब ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया तो वहीं से लेके आए हम लोग। तो इन इलाकों में गेहूं ज्यादा होता है क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ती है, गेहूं की ठंड बहुत जरूरी है, ठीक, समझाएंगे? क्योंकि हमारा ठंड एक ही सीजन पड़ती है, तो हमारा गेहूं एक ही सीजन में होता है। बाकी इन देशों में दोनों सीजन में गेहूं होता है। गेहूं के लिए आदर्श टेम्परेचर क्या होना चाहिए? प्रीलिम्स के साथ तैयार कर लीजिएगा। ये ठंडों में लगेगी, इसलिए गेहूं की फसल में बहुत मेहनत मांगता है, बहुत मेहनत मांगती है गेहूं की फसल ना, क्योंकि ठंडों में आप वैसे ठंड पड़ रही है, उसमें पानी लाने जाओ खेत पे, तो किसान के लिए दिक्कत वाली बात है। सरसों कैसी फसल है? एनी आइडिया? खेतीबाड़ी किन क्या होती है? किसी की नहीं होती। अब चलिए आइए, बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के मध्य प्रदेश सरकार ने किस योजना को लागू किया है? यह शुरू किया है ऑपरेशन मुस्कान। अभी रिसेंटली मेरे एक पहचान वाले स्टूडेंट थे, उनको कल परसों ही अवार्ड दिया गया इसका, जो डीआई साहब थे उन्हें अवार्ड दिया उनको, ठीक, उन्होंने अपने थाने के लेवल पे ये प्रयास किया ऑपरेशन मुस्कान। तो ये तैयार करिएगा ऑपरेशन मुस्कान, ठीक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नेशनल लेवल पे ही है, युवा शक्ति मिशन अलग चीज है ना। सीमा भगवत का उपदेश किसने दिया है? तो अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कृष्ण ने दिया है। कृष्ण क्या कहते हैं? काम करो फल की इच्छा ना करो, ऐसा। चलिए, तो ये आपके हो गए लगभग 26 क्वेश्चन आज के डे 1 के। ऐसे 26 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, और इनको मैंने डिफरेंट जो सिलेबस के पोर्शंस हैं उनसे लिया, इकोनॉमी, एमपी ज्योग्राफी, एमपी पॉलिटी, है ना, एमपी हिस्ट्री। तो आपका सारे सेक्शंस एक साथ तैयार होंगे, ठीक। और एग्जाम तो यदि हम ऐसा करते हैं इस पूरी सीरीज में, तो काफी बड़े संख्या में आपका क्वेश्चन खुद के होंगे, क्वेश्चन बैंक, जो ना सिर्फ पीएससी, बाकी जो एमपी के एग्जाम वही हो जाएंगे। तो ये पूरा जो हमारा तरीका था, मेंटरशिप जो हम शुरू कर रहे हैं 21 दिसंबर से, उसमें यही पैटर्न चलेगा। हम आपको सेक्शन देंगे और शाम को उस सेक्शन जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे आज मैंने किया एमपी जीके, इसी प्रकार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो सेक्शन आपको मिलते जाएंगे पर डे टास्क, उसी का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।